Hello everyone, welcome to DSL classes once again. जैसे कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑर्गेनिक के, तो उसमें आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या रीजनिंग क्वेश्चन। उस चैप्टर के सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है 1, उसके हम आज कॉन्सेप्चुअल या यू कैन से रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के हिसाब से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड को लेकर जब हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो उनके प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस आता है कि दोनों का मेथड किस पॉइंट पर आकर अलग हो जाता है। तो एज यू नो ड्यूमास मेथड में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं और कॉपर ऑक्साइड की हेल्प से उसे रिड्यूस करते हैं एंड CO2 की एटमॉस्फेयर में और फ्री नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। उस नाइट्रोजन को हम फिर जितना भी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर कलेक्ट किया जाता है वहां से वो उसका वॉल्यूम मेजर करके देन हम उसे STP में चेंज करते हैं उसके वॉल्यूम को, एंड देन हम मास परसेंटेज निकालते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यहाँ क्या है कि फ्री नाइट्रोजन बनाना विद द हेल्प ऑफ CuO एंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। वाइल ऑन द अदर हैंड जेल्डाल मेथड में हम क्या करते हैं, एक नॉन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेते हैं, स्ट्रांगली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं एंड देन थोड़ा सा पोटेशियम सल्फेट डाल के और एक कैटलिस्ट यूज करते हैं मरकरी, एंड देन आपको मिल जाता है नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, नाइट्रोजन मिलता है अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था उसे हमने कन्वर्ट कर लिया अमोनियम सल्फेट कंपाउंड में। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दोनों की वर्किंग अलग है। यहाँ भी यहाँ वॉल्यूम निकाला जा रहा है नाइट्रोजन का फ्री नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, और यहाँ हम नाइट्रोजन को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में चेंज करने के बाद टाइट्रेशन की हेल्प से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ ड्यूमास एंड जेल्डाल मेथड। हालांकि दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के लिए, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Why is nitric acid added to sodium extract before adding silver nitrate for testing halogens? नाइट्रिक एसिड को हम क्यों डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले, जब हम हेलोजेंस को लेसाइंस एक्सट्रैक्ट से टेस्ट कर रहे होते हैं तब। हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम हेलोजेंस का टेस्ट करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ही माना हुआ है उनका करने के लिए, एंड सिल्वर नाइट्रेट डालने से पहले हमेशा 2-3 ड्रॉप हमें नाइट्रिक एसिड डालनी पड़ती है। तो वो क्यों डालना पड़ता है, उसका रीजन क्या है। तो नाइट्रिक एसिड भाई हम इसलिए डालते हैं ताकि जो सोडियम की फॉर्म में जो साइनाइड कन्वर्ट हो गया, जो एक्सट्रैक्ट है हमारा लेसाइंस एक्सट्रैक्ट, उसमें यदि वो साइनाइड की फॉर्म में चेंज हो गया है या सल्फाइड की फॉर्म में, सोडियम के फॉर्म में ये आ गया है कंपाउंड, तो वो डिकम्पोज होकर हमें HCN की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाए वो, और H2S की फॉर्म में सॉल्यूशन में मिल जाए, ताकि वहां से हम इजीली उसे PPT की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कोई भी एक सिल्वर नाइट्रेट जैसे हम डालेंगे इसके बाद, तो वो फिर एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए उसमें पहले नाइट्रिक एसिड डालना जरूरी है ताकि हम उस सोडियम एक्सट्रैक्ट का डिकम्पोजिशन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम के साथ फ्यूज क्यों करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन को टेस्ट करने के लिए जो हम लेसाइंस टेस्ट करते हैं उसमें हम सोडियम के साथ उसे अच्छे से फ्यूज क्यों करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारा नॉन आयनिक होता है, वो उसको यदि हम वाटर में सीधा डालेंगे तो उसके आयंस नहीं बनेंगे, और हमें टेस्टिंग में आयंस का होना जरूरी है ताकि हम प्रेसिपिटेट या कोई सुटेबल कंपाउंड बना पाए। दैट्स वाई पहले हम उसे सोडियम के साथ फ्यूज करके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेंज कर लेते हैं, या तो सोडियम साइनाइड में, सल्फाइड में, या सोडियम हेलाइड में, या सोडियम फॉस्फेट में, ताकि यहाँ से हमें एक्वस फॉर्म में आयंस मिल जाएंगे
और आयंस के साथ टेस्टिंग जो है वो बहुत सुटेबली हो जाती है। तो दैट्स वाई इन्हें हम पहले सोडियम के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली फ्यूज करके सोडियम के कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि सोडियम के कंपाउंड आयनिक होते हैं नेचर में और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट है, नॉन आयनिक है नेचर में। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए हमारा कंपाउंड आयनिक होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम अ सुटेबल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर। यदि हमारा एक मिक्सचर है जिसमें कैल्शियम सल्फेट और कैम्फर दोनों मिक्स हो गए, तो हम इसके लिए कौन सी टेक्निक लगाएंगे एंड क्यों लगाएंगे, वो वाली टेक्निक ही क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो भाई क्यों, जहां भी ऐसा एक कंपाउंड आ जाए किसी कंपाउंड में मिक्स होकर, जैसे कि जो कि सबलाइम होता हो, जैसे कैम्फर सबलाइम हो जाता है या नेफ्थलीन सबलाइम हो जाता है, यदि वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिक्स हो गए हैं, वहां से उन्हें निकालने का सीधा सा एक रास्ता है, एक टेक्निक है सब्लिमेशन। क्योंकि इनमें से एक कंपाउंड क्या है, सबलाइम हो जाएगा और दूसरा कंपाउंड सबलाइम नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ अप्लाई किया सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ऑर्गेनिक लिक्विड, जो एक्सप्लेन करना है हमें कि व्हाई एन ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन इट्स स्टीम डिस्टिलेशन। कई बार क्या होता है कि जब हम स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं या हम डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं, तो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो पहले वेपराइज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई स्टीम डिस्टिलेशन करने पर क्या होता है कि स्टीम डिस्टिलेशन जो है अप्लाई हो रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड स्टीम, ये दोनों प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर और एक स्टीम का वेपर प्रेशर, जो कि इक्वलाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एंड वो इतनी जल्दी हो जाता है कि वो स्टीम डिस्टिलेशन करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत जल्दी वेपराइज होकर सेपरेट हो जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन करना एक बहुत अच्छा सुटेबल मेथड है यदि कहीं पर ऐसा कंपाउंड हो जो स्टीम वोलेटाइल हो और स्टीम के साथ ही वेपर्स में बदल के चेंज हो जाए, जैसे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is steam volatile and paranitrophenol is not steam volatile compound। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। CCl4 जो है वो AgCl के साथ क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा हीटिंग करने के बाद। सिल्वर नाइट्रेट के साथ यदि हम CCl4 के रिएक्ट दें तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का, और यदि बनता है तो रीजन दीजिए, नहीं बनता है तब भी रीजन दीजिए। तो भाई CCl4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम यदि सोडियम के साथ फ्यूज करके एंड देन लेसाइंस एक्सट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, तो ये एक सॉल्यूशन में हमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नहीं दे पाएगा। नो नेवर, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि CCl4 एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और जबकि सिल्वर नाइट्रेट जो है ऑन द अदर एंड इट इज एन आयनिक कंपाउंड। तो जब एक आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस उसको मिलते ही नहीं है सेपरेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए, तो फिर वो वहां से कैसे रिएक्शन दे सकता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि CCl4 AgCl का प्रेसिपिटेट दे विद द रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा रीजन, क्या रीजन है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, रीजनिंग क्वेश्चन। Why is a solution of potassium hydroxide used to absorb carbon dioxide evolved during the estimation of carbon present in an organic compound? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन पास करके उसकी कार्बन को CO2 में बदल देते हैं और हाइड्रोजन को वाटर वेपर्स में बदल देते हैं, ये मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी। तो उसमें उसके बाद CO2 को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2 वो एसिडिक होती है नेचर में, और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट बहुत इजीली कर लेगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी आराम से, उसमें रिएक्शन कर लेगी एंड कंपाउंड बना देगी K2CO3, जिसका हम क्या करते हैं, उसका हम वेट वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं लेटर ऑन। तो यहाँ पर रिएक्शन क्यों CO2 कंप्लीटली KOH में क्यों जाकर एब्जॉर्ब हो गई, क्योंकि CO2 जो है वो एसिडिक है नेचर में एंड KOH जो है दैट इज द बेसिक इन स्ट्रॉन्ग बेस इन द नेचर।
और उनकी रिएक्शन होने के बाद हमें ये पोटेशियम कार्बोनेट जो है कंपाउंड मिल जाता है। तो हमें इजीली सारा CO2 जो है वो इजीली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जाके डिसॉल्व होकर कंपाउंड बना लेगा और हमें जो है इजीली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ CO2 जो है वो इजीली मिल जाएगा। वो आपको मैंने टेक्निक वहां बता दी थी कि कैसे करते हैं इसे, वो आप वहां पर वीडियो में चेक कर लीजिएगा। ये मैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबका मेथड बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा हो जल्दी से वहां पर चेक कर ले। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का। तो जब आप इतनी मेहनत कर चुके हैं, हर तरह के क्वेश्चंस ट्राई कर चुके हैं, हर तरह की क्वेश्चंस आप करने लगे हैं, अब अच्छे से NCERT कर लिया है, तो एक ट्राई दीजिए एसेंट अनअकैडमी के एसेंट की स्कॉलरशिप सीरीज को। हर महीने वो अनअकैडमी जो है वो 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, और टॉप रैंकर्स जो भी निकलते हैं। और ये 6 to 12 तक के लिए है, नॉट ओनली फॉर द 11th और बोर्ड क्लासेस, ये आपके 6 से 12 हर क्लास के लिए। क्या करना है इसमें, आपको पहले अपने आप को एनरोल करना है, ठीक है। उसके लिए आपको अनअकैडमी का पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको अपने आप को एनरोल करना है। एंड देन डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और फिर अपना लिंक से, जो मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन करिए। एंड देन जब आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे गोल, जैसे कि एसेंट आपका गोल है अटेंड करने का, तो सेलेक्ट करेंगे उसे, तो एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा जो कि आपका रहेगा DSL क्लासेस। अब अमेजिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको NCERT का सिलेबस ही तैयार करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कोई चार्जेस नहीं है इसमें। सिर्फ आपको लिंक से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है एंड देन लिंक से उसमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आप स्पेशल एंड एसेंट जो है जो भी आप अटेंड करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे एंड देन इनवाइट कोड डाल दोगे DSL क्लासेस और अटेंड कर लोगे। एंड मतलब एक रिवीजन तो हो ही जाएगा आपका एनुअल एग्जाम्स के लिए, साथ साथ आपको चांसेस भी मिल रहे हैं कि आप 5 लाख तक के स्कॉलरशिप प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो जरूर ट्राई करिए, इसमें कुछ जा नहीं रहा है, रिवीजन एक्सरसाइज कर की तरह आप एक अटेंड करिए। 25 to 30 क्वेश्चंस होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो नेक्स्ट हमारा स्केड्यूल रहेगा हाइड्रोकार्बन, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आपके साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होगा और हम बात करेंगे नए टॉपिक पर, हाइड्रोकार्बन पर। टिल देन बाय एवरीवन।